Today we'll discuss the remaining questions of exercise 2.3 and miscellaneous exercise. In 2.3 लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया था लास्ट क्लास के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मैं जिस तरीके से बताऊंगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। रेंज का मतलब होता है कि उस फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे लाइक मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ, तो आप केयरफुली से देखें। यहाँ पर इसका डोमेन आपको इनडायरेक्टली दिया हुआ है। आप कहेंगे किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 में एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x दिया हुआ है और यहाँ पे दे रखा है एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये एक्स ग्रेटर देन 0 को मैं यूज़ करूँगा इसकी रेंज निकालने के लिए। तो किस तरीके से करूँगा ध्यान से देखेंगे। एक्स ग्रेटर देन 0 गिवन है, इसकी हेल्प से मैं एफ एक्स बनाऊँगा और उससे मुझे रेंज पता चलेगी। एफ एक्स हम कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर एफ एक्स है 2 - 3x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मल्टीप्लाई दिस बाई माइनस साइन, तो माइनस एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। जब भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं इन इक्वेशन बदल जाती है। जो ग्रेटर है वो लेसर हो जाएगा, लेसर है वो ग्रेटर हो जाएगी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर। लॉजिक भी बता देता हूँ। सपोज -2 इज ग्रेटर देन -3 है, देखिए मगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो 2 लेस देन 3 हो जाएगा। इसलिए जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन बदल जाती है। तो -x लेस देन 0 हो गया। अब इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। तो इधर तो -3x बना और इधर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 0 ही रहेगा। तो -3x इज लेस देन 0। अब 2 ऐड कर दीजिए बोथ साइड, तो 2 - 3x इज लेस देन 2। 2 दोनों तरफ ऐड किया, यू जस्ट सी ये एफ एक्स है आपका। तो आपको क्या मिला, एफ एक्स इज लेस देन 2। मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 से लेस होगी। तो 2 से लेस होगी तो रियल नंबर्स में कहां से कहां तक होगी, -∞ टू 2 ओपन इंटरवल। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में करूंगा इसी का। एफ एक्स इज गिवन इक्वल टू x² + 2 दे रखा है, वेयर x इज रियल नंबर। x इज रियल नंबर मतलब इसका डोमेन आपका रियल नंबर है। एफ एक्स इक्वल टू x² + 2 दिया हुआ है, x रियल नंबर है तो x² + 2 क्या होगा। तो ध्यान से देखिए इसको फर्दर एक कंसेप्ट के बेस पे। x इज रियल नंबर का मतलब हो गया -∞ टू +∞। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, x रियल नंबर है तो x² ऑलवेज ऑलवेज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कैसे पता चला, रियल नंबर में सभी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आती हैं, मगर हम किसी का भी स्क्वायर लें तो ये श्योर है कि वो पॉजिटिव ही होता है। स्क्वायर किसी भी चीज़ का नेगेटिव नहीं होता। तो सभी रियल नंबर्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो उसके बेस पर मैंने लिख दिया x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज x इज ए रियल नंबर। अब x² + 2 क्या होगा, तो मैं बोथ साइड 2 ऐड कर दूंगा। तो यह है x² + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। ये हमारा एफ एक्स मिल गया हमें। तो एफ एक्स आ गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। उसको इंटरवल की फॉर्म में लिखूंगा तो 2 + ∞ आएगा और 2 पे क्लोज इंटरवल लगाना है, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल लगता है। तो इट इज 2 to ∞। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट और देख लेते हैं इसका। एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो देखिए एक्स इज ए रियल नंबर। एक्स रियल नंबर है तो एफ एक्स क्योंकि एक्स ही है तो एफ एक्स भी रियल नंबर ही होगा। तो इसकी रेंज रियल नंबर हो जाएगी। एक सेंटेंस में ही हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है तो जो भी एक्स होगा वही एफ एक्स होगा। अब एक्स इज ए रियल नंबर, सो एफ एक्स इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो इसकी रेंज आपकी रियल नंबर हो जाएगी। इन दिस वे हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट नाउ विल डिस्कस द मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर देखिए फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दो अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं। आपसे प्रूव करवा रहा है कि एफ तो फंक्शन है मगर जी नहीं है। एफ जो डिफाइन कर रखा है इसको ध्यान से देखिए। आप कैसे देखना है, पे एक्स इक्वल टू 3 पर एफ एक्स की वैल्यू x² भी दी हुई है और नीचे देखेंगे तो x इक्वल टू 3 पर एफ एक्स की वैल्यू 3x भी दी हुई है।
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइंड है, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब 3 पे भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है आपको। और नीचे वाला यदि फंक्शन लूँ तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 3x दे रखा है, व्हेन 3 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझें। एक पॉइंट कॉमन है जिसपे अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं। किस पे? x इक्वल टू 3 पर। 3 आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी दे रखा है और 3 पे एफ एक्स इक्वल टू 3x भी दे रखा है। तो मैं दोनों से f3 निकालूंगा। यदि मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लूँ और f3 निकालूं तो 9 आएगा, और एफ एक्स इक्वल टू 3x लूँ और f3 निकालूंगा तो 9 ही आएगा। इसका मतलब एट x इक्वल टू 3 पे कोई सा भी फंक्शन ले लूँ, चाहे एक्स स्क्वायर ले लूँ चाहे 3x ले लूँ, f3 इक्वल टू 9 आ रहा है। अलग अलग वैल्यू मुझे नहीं मिल रही हैं। तो हमें मालूम है कि फंक्शन में एट ए गिवन वैल्यू ऑफ x आपको फंक्शन की अलग अलग वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। यदि मिल जाएंगी तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। डिफरेंट वैल्यू मिल जाएंगी एट द सेम वैल्यू ऑफ x, इट कैन नॉट बी ए फंक्शन। यहाँ पे आपको मालूम है दोनों केसेस में मुझे सेम ही वैल्यू मिल रही है। अब आ जाता हूँ मैं gx पर। तो gx को भी आप ध्यान से देखेंगे तो x इक्वल टू 2 पर gx की दो अलग अलग वैल्यू डिफाइंड है। देखिए यहाँ पे भी x इक्वल टू 2 आ रहा है और gx इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर, और नीचे भी x इक्वल टू 2 आ रहा है और gx इक्वल टू दे रखा है 3x। तो x इक्वल टू 2 पर gx की मैं दो वैल्यू निकाल सकता हूँ इस क्वेश्चन में। कौन कौन सी निकाल सकता हूँ? एक तो मैं जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूज कर रहा हूँ एक्स जी टू निकालने के लिए। तो जी टू आप ध्यान से देखिए, इस केस में आया 4। और एक दूसरा मैं जी एक्स इक्वल टू 3x भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे x को 2 पुट किया तो जी टू आपका आ गया 6। तो अब आपको साफ नजर आ रहा है, देखिए जी टू की वैल्यू 4 भी आ रही है और 6 भी आ रही है, मतलब 2 पर आपका 4 भी आ रही है फंक्शन की वैल्यू और 2 पर 6 भी आ रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए g इज नॉट ए फंक्शन। दिस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। f फंक्शन हो गया, g फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। देखिए जरा 2 को। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, आपसे कह रहा है फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। तो सिंपल है। एफ 1.1 निकालने के लिए इसमें x की जगह 1.1 रख दीजिए, ये 1.1 स्क्वायर हो गया। एफ 1 निकालने के लिए इसमें x की जगह 1 रख दीजिए, तो ये 1 स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1.1 माइनस 1 है, 1.1 स्क्वायर 1.21 हो जाता है, माइनस 1 स्क्वायर 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 0.1 जो भी आता है वो आंसर है। सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा एक सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, शायद 21st आप देखना। कह रहा है इसका डोमेन बताइए। तो स्टूडेंट क्या ध्यान रखना है आपको, जब भी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म दे रखी हो, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर फॉर्म दे रखी हो, न्यूमरेटर में कोई भी एक फंक्शन दे रखा है और डिनोमिनेटर में फंक्शन दे रखा है, तो डोमेन निकालने के लिए कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर जब जब जीरो है वो पता कर लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसको आप जीरो पुट कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए जब जीरो होता है। तो x की वैल्यू आएंगी, आप कैलकुलेट करने पे फैक्टराइज कर लेना, 2 और 6। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर माइनस सेट ऑफ एलिमेंट 2 और 6। तो जिन जिन पे भी डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है उन वैल्यूज को आप रियल नंबर्स में से हटा देना। इंटरवल नहीं लेना है, केवल उन दोनों वैल्यूज का सेट लेना है। दैट विल बी द डोमेन ऑफ दिस वन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं हम। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन का हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर दे रखी हो, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी जो भी नंबर दे रखी हो, ऑल दो इसका मैं ऑलरेडी एक अलग से वीडियो डोमेन का आप मेरा देख लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही सेंटेंस। पीछे आप जाएंगे तो डोमेन का वीडियो देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ तो मैं वो डिटेल इतना बताऊंगा नहीं। जब भी स्क्वायर रूट में कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, डोमेन निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, स्क्वायर रूट के अंदर की चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। दैट्स ऑल।
तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट में एक्स माइनस वन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए स्क्वायर रूट के अंदर की चीज को। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया, यही डोमेन है आपका। इसको इंटरवल में लिखूंगा तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन का मतलब है वन से लेके इन्फिनिटी तक। अब वन पे मैं क्लोज इंटरवल लगाऊंगा और इन्फिनिटी पे ओपन, क्योंकि वन इंक्लूडेड है, इसलिए इस क्वेश्चन के डोमेन का आंसर हो गया वन टू इन्फिनिटी। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इसमें वो रेंज भी निकलवा रहा है। तो रेंज निकालने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में हमने शायद रेंज नहीं निकाली है, जो एफ एक्स है उसे वाई लिख दो आप। स्टेप वन। अब हम निकालेंगे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ये जो लिखा हुआ है ये है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब हम निकालेंगे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। कैसे निकालेंगे, देखो इसका स्क्वायर कर दिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन आ गया। एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन। ये हमारा आ गया एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अब यहाँ पे हम y की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा रेंज। तो आपको मालूम है, देखिए इसमें ना ही तो डिनोमिनेटर आ रहा है, तो जब डिनोमिनेटर आता है तो डिनोमिनेटर हम देखते हैं जीरो नहीं होना चाहिए। जिनमें डिनोमिनेटर जीरो होता है वो वैल्यू नहीं रख सकते। और जब स्क्वायर रूट आ रहा होता है तो हम चेक करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन नहीं है, इसलिए इसमें हम y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। इसलिए y की वैल्यू आपकी ऑल रियल नंबर आ जाएगी। मगर ध्यान रखना है, जब भी स्क्वायर रूट दे रखा हो y कैन नॉट बी नेगेटिव। यहां से तो y ऑल रियल नंबर पॉसिबल था, मगर जब भी स्क्वायर रूट दे रखा हो तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स जीरो को ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जीरो टू इन्फिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन की रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जीरो टू इन्फिनिटी होगी। रेंज निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, रेंज निकालने का जो मैंने मेथड एक्सप्लेन किया उसे यूज करेंगे। अब क्वेश्चन आ गया फिफ्थ, इसको मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको बता दूंगा। ये एक मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है, तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा हो, कोई भी पॉलिनोमियल, मेरा इस सेंटेंस हम नोट कर लो। पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ओनली पॉलिनोमियल और मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा हो, वो ऑलवेज डिफाइंड होता है, उसका डोमेन ऑलवेज ऑल रियल नंबर होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में यदि पॉलिनोमियल दे रखा है, आप सेंटेंस नोट कर लो, या आपका मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है, उसका डोमेन ऑलवेज ऑल रियल नंबर होता है, इसलिए इसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया। डोमेन निकालना हमें केवल दो ही केस में पड़ता है, या तो डिनोमिनेटर में कुछ दे रखा हो या स्क्वायर रूट के अंदर कुछ दे रखा हो। अदरवाइज बाकी क्वेश्चन में आप सीधा सीधा ऑल रियल नंबर को डोमेन लिख दीजिए। तो मैं फिर ये सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। जब हमें डोमेन निकालना हो तो आपको केवल देखना है कि डिनोमिनेटर तो नहीं है, स्क्वायर रूट तो नहीं है, इन दो केसेस में डोमेन निकालेंगे। अदरवाइज बाकी सभी केसेस में आप कह दोगे डोमेन इज ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है, डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया। अब इसकी रेंज निकालने का तरीका अलग है, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल है। देखिए क्या होता है, मॉड्यूलस का जब भी बी रेंज आपको निकालनी हो, वो ऑलवेज मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ध्यान रखिए। तो मॉड्यूलस की रेंज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा, यहाँ पे ओपन लगेगा, और इनको नॉन नेगेटिव रियल नंबर भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन नेगेटिव रियल नंबर। सो दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स में सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा, इसको अलग तरीके से मैं बताऊंगा। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे कर रखा है वो अभी आप पीडीएफ देख सकते हो, मैंने इसीलिए अपलोड किया हुआ है, आपको अर्जेंसी है तो देख लीजिए, बट आई विल एक्सप्लेन इट सेपरेटली। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाते हैं। देखिए एफ दे रखा है, एफ जी आर टू आर डिफाइंड बाई, एफ दे रखा है, जी दे रखा है, एफ प्लस जी निकालना है, तो ये कुछ भी नहीं है, एफ एक्स और जी एक्स को सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करने पे आपका आ जाएगा थ्री एक्स माइनस टू, एफ प्लस जी एक्स बोल देंगे इसको। एफ माइनस जी एक्स निकालना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा -x+4। एफ अपॉन जी एक्स निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। उसमें कंडीशन ये लिखेंगे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। ठीक है, एफ अपॉन जी एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। एफ एक फंक्शन दे रखा है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 बी इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर्स, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स ए बी डिटरमाइन ए एंड बी। तो इसको समझना है, ए और बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे। ए और बी निकालने का स्टूडेंट्स बड़ा ही सिंपल तरीका है। यहाँ पर ये जो भी फंक्शन में जितने भी ये एलिमेंट दे रखे हैं ऑर्डर्ड पेयर, वो सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सभी। 1 1 भी करेगा। यहाँ पे जो पहले नंबर पे एलिमेंट लिखा हुआ है वो एफ एक्स होगा। फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो सॉरी एक्स होगा। जब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दे रखा हो तो इस एलिमेंट को एक्स बोलेंगे और इसको उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स बोलेंगे। तो आप समझ लीजिए, जैसे ऑर्डर पेयर दे रखा है 1, 1, इसका मतलब ये x की वैल्यू हुई और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स होगी। यदि कोई ऑर्डर पेयर दे रखा है 1, 3, इसका मतलब पहले नंबर पे जो एलिमेंट लिखा है वो x है और दूसरे नंबर पे एलिमेंट लिखा है वो एफ एक्स है। तो यहाँ पे अभी जैसे मुझे निकालना है, आपको ए और बी निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एफ एक्स इक्वल टू देखिए यहाँ पे दे रखा है इसने ए एक्स प्लस बी। मुझे ए और बी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इनमें से कोई भी पॉइंट आप पिक कर लीजिए, आपकी जो मर्जी है। जैसे मैंने 1 1 पिक किया तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x की जगह 1 और एफ एक्स की जगह 1 पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने x की जगह 1 रखूंगा, एफ एक्स की जगह 1 रखूंगा, तो ये 1 इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा जो यहाँ पे दे रखा है। इसमें x की जगह 1 और एफ एक्स की जगह 1 पुट कर दिया। दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ 0, -1। सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे चारों के चारों। तो x को 0 पुट कर दो और एफ एक्स को -1 पुट कर दो। तो इसमें मैं x को 0 पुट कर दूंगा, यहाँ पर x को 0 और एफ एक्स को -1 पुट कर दूंगा इसके अंदर। तो b की वैल्यू सीधा ही मिल जाएगी मुझे। x को 0 पुट किया तो ये तो 0 ही हो गया और एफ एक्स को -1 पुट किया तो b की वैल्यू सीधा ही -1 आ गई। अब b -1 आ गया, उसे यहाँ पे रख दो तो a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाता हूं मैं विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। एन टू एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन। मतलब ए बी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है और ए इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। आर द फॉलोइंग ट्रू, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ए बिलोंग्स टू आर ट्रू है क्या, ये पूछ रहा है। तो ये ट्रू नहीं होगा। जैसे देखिए मैंने ए एक नेचुरल नंबर लिया 2, तो क्या ये आपकी रिलेशन बन जाएगी 2, 4, क्योंकि रिलेशन में क्या आ रहा है ए कोमा बी, सॉरी ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आपका जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका ए का मतलब हो गया, ए को मैंने 2 लिखा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए बी। तो 2 अपने स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, इसलिए ए बिलोंग्स टू आर करेक्ट नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, ये भी करेक्ट नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब यदि मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 4, 2, तो ए बी बिलोंग हो जाएगा। आप देखिए, या 9, 3 ले लेता हूँ तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 9, 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। मगर उसका उल्टा 3, 9 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3, 9 इसलिए नहीं सेटिस्फाई करेगा, 3 इज नॉट स्क्वायर ऑफ 9। आपको माइंड में जनरलाइज करना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर होगा। तो मैंने 9, 3 लिया तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मगर 3, 9 लूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर नहीं है। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इट इज नॉट नेसेसरी दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। थर्ड पार्ट है इसका, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो मैंने ऐसा एक केस ले लिया, 9, 3 आएगा इसके अंदर, देख लीजिए। सिक्सटीन 4 आ रहा है दूसरा आपका, ए बी बिलोंग्स टू आर,
नहीं, ये करेक्ट नहीं है जो लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको चेंज करके बताता हूँ, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी दो एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, और बी सी बिलोंग्स टू आर भी इसने दे रखा है दूसरा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर यदि मैंने लेना हो तो देखिए मैं ले लेता हूँ। ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने दिया इट इज लाइक 16,4। ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, दिस इज स्क्वायर ऑफ दिस, और 4,2 ये देखिए बी सी बिलोंग्स टू आर हो गया। ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो क्या ए सी बिलोंग करेगा क्या? 16,2 यदि मैं लेता हूं तो वो आर को बिलोंग करेगा क्या? 16,2 तो आर को बिलोंग नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है? दिस 16 इज नॉट स्क्वायर ऑफ 2, क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कब बिलोंग करेगा आर को? जब फर्स्ट एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ सेकंड। तो 16,4 बिलोंग कर रहा है, 4,2 बिलोंग कर रहा है, मगर 16,2 बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए थर्ड भी ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। ए एक सेट दे रखा है, बी दे रखा है, एफ दे रखा है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 और द फॉलोइंग ट्रू। एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आपको याद होना चाहिए ए टू बी रिलेशन होगा तो फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सभी ए के होने चाहिए, और सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो बी के होने चाहिए। एक कंडीशन होती है रिलेशन में। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट आप देखोगे ध्यान से, तो सभी फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट जो आ रहे हैं वो आपके एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देखना है हमें। तो सब ए, फर्स्ट नंबर पे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो ए को ही बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए आपका ये रिलेशन है। और सेकंड नंबर पे जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उन्हें आप चेक कर लीजिए, इसमें वो सब बी को बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो रिलेशन हो जाती है। रिलेशन एक्चुअली ए इंटू बी का सबसेट होती है। तो इसके अंदर आपका जो भी दे रखे हैं ये सब ए इंटू बी का सबसेट है। ए इंटू बी का सबसेट है तो आप कह दोगे रिलेशन है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो फंक्शन के लिए कंडीशन सिंपली ये होती है कि आपके इसके किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट सेट के किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। मगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 2 की इमेज 9 भी आ रही है और 2 की इमेज 11 भी आ रही है, तो एक ही एलिमेंट की दो इमेज होगी, इसलिए इट इज नॉट ए फंक्शन। क्वेश्चन नंबर आ जाता हूं मैं 11 पर। लेट एड बी द सबसेट ऑफ जेड इंटू जेड। जेड इंटू जेड का मतलब है ये आपका इंटीजर्स टू इंटीजर्स का सबसेट है, और उसके अंदर जो रिलेशन आ रही है वो ए बी फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट है और दूसरे नंबर पे उन दोनों का सम है। तो ये कह रहा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये फंक्शन नहीं होगा, इसको जस्टिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर क्या आएंगे? एक ऑर्डर्ड पेयर दो नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर उन दोनों नंबरों का सम होना चाहिए, तब वो आपका उसके अंदर आ रहे हैं ए बी कोमा ए प्लस बी। अब देखिए देखिए मैंने बाय द वे ले लिया ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू मैंने 8 ले लिया, तो ए बी आएगा आपका 8 और ए प्लस बी आएगा 9। तो अब ध्यान से देखिए 8 आपका 9 से रिलेटेड हो गया, 8 9 से रिलेटेड हो गया। ए बी कॉमा ए प्लस बी का मतलब इसकी 8 की इमेज आपकी 9 आ गई इसके अंदर। ठीक है, अब मैं देखिए दूसरा ले लेता हूं, यहाँ पे ए इक्वल टू 2 ले लेता हूं और बी इक्वल टू 4 ले लेता हूं। अब ध्यान से देखना ए बी तो अभी भी 8 है, ए बी तो अभी भी 8 है, मगर ए प्लस बी हो गया आपका 6। तो इसके हिसाब से 8 की इमेज अब आ गई 6। तो जब मैं ए 1 ले रहा हूं और बी 8 ले रहा हूं तो ए बी कॉमा ए प्लस बी में आपको एलिमेंट मिल रहा है 8 कॉमा 9। जब ए 4 ले रहा हूं तो बी ए 2 ले रहा हूं, बी 4 ले रहा हूं, तो ए बी कॉमा ए प्लस बी में आपको 8 की इमेज आ रही है 6। तो देखिए दो डिफरेंट केसेस में सेम एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस आ रही हैं और अलग अलग इमेजेस आ रही हैं, तो इट कैन नॉट बी ए फंक्शन। तो इन दिस वे हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। और भी कितने ही एग्जाम्पल आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, लेट ए इज 9 10 11 12 13।
f from a to n be defined by fn is equal to the highest prime factor of n, find the range of f। तो यहां पर देखिए आपका f9 निकालोगे तो वो आपका आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 9। तो 9 के आप कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। यहाँ पे कह रहा है fn, n यहाँ से लेना है आपको, f9 निकालना है तो 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3, 9 का यस। फिर आएगा f10, तो 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 5। f11, 11 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका 11। f12, f12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3। f13 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 13। तो यहाँ पे आपको जो रेंज आएगी वो आएंगे, जो आंसर आ रहे हैं इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के 3, 5, 11, 13। 3 दो बार रिपीट हो रहा है तो हम सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन इज 3, 5, 11, 13। तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज ओवर। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको और समझना है, फिर से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ा है उसको मैं अलग से कराऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।